हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है फॉरेन ट्रेड। इंडिया में फॉरेन ट्रेड कैसा है, किस तरीके से चला, आज़ादी के टाइम पे कैसा था और आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसा रहा, ये पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है। ये डिस्कस करेंगे और जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। और शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टडी ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। हम दो हिस्से में डिवाइड करके इसको स्टडी करेंगे, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फॉरेन ट्रेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से पहले फॉरेन ट्रेड कैसा था और क्या सिचुएशंस थी, ठीक है। तो थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखी है मैंने। इंडिया हैज़ बीन डूइंग फॉरेन ट्रेड सिंस एंशियंट टाइम्स। पुराने ज़माने से, जब से इंडिया का नाम भी नहीं आया था तब से ट्रेड चलता जा रहा है। समझ गए बात। तो ट्रेड तो इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी पहले से शुरू हो गया था। आर्टिस्टिक गुड्स ऑफ इंडिया वर रेनाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो इंडिया में आर्टिस्टिक गुड्स बनाए जाते थे वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। बिफोर 1947 इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो 1947 से पहले इंडिया क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलाम थी, कॉलोनी थी। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट द पैटर्न ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड वॉज लाइक दैट अ ट्रेडिशनल कॉलोनियल एग्रीकल्चर इकोनॉमी। तो सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, तो जो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो किस तरीके से था? एक तो ट्रेडिशनल था, दूसरा कॉलोनियल एग्रीकल्चर कंट्री के हिसाब से था। और ऐसे फीचर्स से हमारे ट्रेड के जो ये शो करता है कि हमारी कंट्री का जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था, ठीक है। इट्स फॉरेन ट्रेड वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। तो ज़्यादातर ट्रेड कहाँ होता था? ब्रिटेन के साथ और अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ होता था। इट यूज टू एक्सपोर्ट मेनली प्राइमरी गुड्स। ज़्यादातर जितने भी प्राइमरी गुड्स या रॉ मटेरियल है वो सारे एक्सपोर्ट किए जाते थे बाहर। दैट इज़ फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल्स। खुद के पास हमारे पास इतनी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज नहीं थी जो उन रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर सके फिनिश गुड में। तो सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इट्स इम्पोर्ट्स वर ऑल्सो लिमिटेड एंड कंप्राइज मेनली ऑफ फिनिश गुड्स। तो जो इम्पोर्ट्स थे वो भी लिमिटेड थे और ज़्यादातर फिनिश गुड्स बाहर से आते थे और रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था। स्टडी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड बिफोर इंडिपेंडेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड था इंडिपेंडेंस से पहले का, उसके फीचर्स हम जो है फॉलोइंग पॉइंट से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो सबसे पहला आ जाता है वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा डाटा होगा इसमें। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज नॉट मच। तो वॉल्यूम ऑफ जो फॉरेन ट्रेड थे वो काफ़ी कम थे, ठीक है ना। मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो 1% से भी कम थे, ठीक है। इन 1834 द टोटल वैल्यू ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज ₹186 करोड़, जो कि बहुत कम है। इन 1939 इट रोज टू 321 करोड़। ऑफ इट द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वॉज 169 करोड़ एंड दैट ऑफ द इम्पोर्ट्स ₹152 करोड़। तो ये डाटा आप नोट कर सकते हो कि कितने करोड़ का इंपोर्ट था, कितने करोड़ का एक्सपोर्ट था। तो ये बेसिकली डाटा बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। इन 1947-48 टोटल वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड रोज टू 792 करोड़, आउट ऑफ विच एक्सपोर्ट्स वर वर्थ ₹403 करोड़ एंड इम्पोर्ट्स वर्थ ₹389 करोड़। तो इसमें आपने लिखना है कि इतने करोड़ का इंपोर्ट, इतने करोड़ का एक्सपोर्ट, किस किस साल कितना कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड पॉइंट, कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का कॉम्पोजिशन क्या था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या था, वो चीज़ डिस्कस करेंगे। बिफोर इंडिपेंडेंस वेरी फ्यू कमोडिटीज़ वर ऑन द फॉरेन ट्रेड लिस्ट। तो फॉरेन ट्रेड लिस्ट में जो कमोडिटीज़ होती थी वो काफ़ी कम होती थी। इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल्स एंड एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़, वो सारी जो एक्सपोर्ट हो जाती थी। मेजर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया यूज टू बी कॉटन टेक्सटाइल्स, रॉ कॉटन, इसके अंदर आ जाता है फूड ग्रेन्स, जूट, टी, ऑयल सीड्स एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ों की डिमांड जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हैं उनको होती थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको होती थी। तो ये सारा माल एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया यूज टू इम्पोर्ट फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स, मशीन्स, chemicals, iron and steel, etc. There has been lot of change in the composition of India's exports and imports after the World War II. तो ज़्यादातर बाहर से मशीनें, केमिकल्स या आयरन एंड स्टील या कंज्यूमर गुड्स, फिनिश कंज्यूमर गुड्स, कारें, कूरें, साइकिलें, वो बाहर से आती थी, यहाँ कुछ नहीं बनता था। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो कंपोजिशन है काफ़ी हद तक चेंज हो गया। इन ईयर 1938-39 raw materials constituted 45% of the total exports. In 1947-48 it came down to 31%. तो अगर 38
1939 की बात करें तो जितना भी हमारा माल बाहर जाता था, जितना भी टोटल एक्सपोर्ट होता था, उसका 45% रॉ मटेरियल होता था, मगर 47-48 आते आते ये जो है 31% रह गया। इसका मतलब इंडिया में इंडस्ट्रीज़ खुलनी शुरू हो गई थी। द शेयर ऑफ फिनिश गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स that stood at 30% in 1938-39 went up to 49% in 1947-48। तो डाटा हमें ये दिखाता कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई थी, आस्ता आस्ता डेवलप होनी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। कहाँ कहाँ हम ट्रेड कर रहे थे? बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज विद इंग्लैंड एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज़। क्योंकि हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का राज था, तो वो अपनी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में या इंग्लैंड में ही ज़्यादातर ट्रेड करवाते थे। अबाउट 34% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स वेंट टू इंग्लैंड एंड 31% ऑफ द टोटल इंपोर्ट्स केम फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में डाटा दे दिया कि कितना इंग्लैंड के साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट था। बिसाइड्स द शेयर ऑफ अदर ब्रिटिश कॉलोनीज लाइक बर्मा, कनाडा, श्रीलंका एट्सेट्रा इन आर export trade was 21% and in import trade it was 10%। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ थी, मतलब वो कंट्रीज़ जहाँ पे ब्रिटिशर्स का ही राज है, उसके साथ भी हमारा अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द शेयर ऑफ अमेरिका इन India's total imports was 7% and in India's export it was 8%। तो अमेरिका से हमारा बहुत कम ट्रेड होता था उस टाइम पे। In year 1947-48 the share of England in the India's import trade fell to 25% and that of America rose to 30%। तो 1947-48 आते आते जो इंग्लैंड के साथ हमारा ट्रेड था वो तकरीबन गिरता रहा, 25% के आसपास पहुंच गया, और जो अमेरिका के साथ था ट्रेड हमारा वो बढ़ता गया, तकरीबन 30% पहुंच गया। शेयर ऑफ रशिया एंड अदर कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप इन आर फॉरेन ट्रेड वॉज वेरी लिटल। तो रशिया के साथ हमारा ट्रेड ना के बराबर चल रहा था, और जो अदर वेस्टर्न यूरोपियन जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हमारा जो ट्रेड है वो बहुत कम था। ठीक है, फिर आ जाता है उस टाइम पे हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड की क्या सिचुएशन थी। बैलेंस ऑफ ट्रेड की नेक्स्ट हेडिंग बनाई है मैंने। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड यूज टू बी सरप्लस ट्रेड। मतलब सरप्लस ट्रेड वो होता है जिसमें हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होते हैं और इम्पोर्ट क्या होते हैं, कम। एक्स एक्सपोर्ट को कहते हैं और एम इम्पोर्ट को कहते हैं। आर एक्सपोर्ट्स यूज टू एक्सीड इम्पोर्ट्स। एक्सपोर्ट ज़्यादा होते थे, इम्पोर्ट कम। इन 1939 बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज फेवरेबल to the extent of rupees 17 crore and in 1946 it was favorable to the tune of 31 crore। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल जाता था क्योंकि सारा रॉ मटेरियल बाहर चले जाता था, बाहर से फिनिश गुड कम आता था। However in 1947-48 extent of favorable balance of payment was reduced to 14 करोड़ ओनली। तो 47-48 आते आते 46-47 तक तो 31 करोड़ का फ़ायदा था, 47-48 आते आते ये फ़ायदा 14 करोड़ का ही रह गया। ठीक है, तो इससे क्या पता लगता है, कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसी ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती थी उसी के हिसाब से हमारा फॉरेन ट्रेड होता था। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी वॉज टू रिड्यूस इंडिया टू अ पोजिशन ऑफ मेयर सप्लायर ऑफ रॉ मटीरियल्स so that finished products made by the factories of England may find a ready-made market here। तो मेन ऑब्जेक्टिव या मेन मकसद क्या होता था ब्रिटिशर्स का? ये मकसद होता था कि भाई इंडिया में कोई सामान ना बने, सारा रॉ मटेरियल बाहर जाए और उनकी फैक्ट्रीज ही वो सामान बना के इंडिया में बेचें, और इंडिया में रेडीमेड मार्केट होगी क्योंकि इंडिया में वो सामान बनता ही नहीं होगा। British government was in favor of keeping the foreign trade of India as surplus trade so that the foreign currency so earned by India could be utilized in making payments for home charges incurred by British government in England on the administration of India। तो जो भी काफ़ी फ़ायदा होता था, जो भी बैलेंस ऑफ ट्रेड से फ़ायदा पहुंचता था सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उस टाइम पे वो क्या करती थी, इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के जो खर्चे हैं या जो जंग के ऊपर खर्चे हैं, उस टाइप के खर्चे कर लेती थी इस फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड से। समझ गई बात? अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसमें क्या क्या चेंजेस आए और वो क्या क्या था। In the post-independence period, especially after 1951, when India launched its first 5-year plan, its foreign trade underwent a good deal of transformation। तो ज़्यादातर हम 1951 से शुरू करते हैं क्योंकि फ़र्स्ट प्लान 1951 में आया था, और फर्स्ट प्लान के बाद जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। दिस चेंज विल बी स्टडीड इन 3 पार्ट्स, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या रहा,
कंपोजिशन क्या रहा फॉरेन ट्रेड का एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या रहा। तो मैं फर्स्ट हेडिंग बनाता हूँ वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बहुत डाटा भी होगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, जो हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। इन 1947-48 द वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वॉज 792 करोड़। दूसरी तरफ देखें इन 1951 इट रोज टू 1250 करोड़। तो कितने ज़्यादा बढ़ गया, तकरीबन 450 करोड़ के आसपास हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ गया। आफ्टर 1951 ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस फॉरेन ट्रेड अंडरवेंट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो 1951 के बाद फॉरेन ट्रेड में बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। कैसे? नाउ दिस ट्रेड वाज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू कंट्रीज एंड फ्यू गुड्स। तो फ्यू कंट्रीज फ्यू गुड्स से डील नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा गुड्स अब इसमें इंक्लूड हो गए फॉरेन ट्रेड में, और काफ़ी कंट्रीज से हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू कर दिया। इंडिया हैड नाउ ट्रेड रिलेशंस विद ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर वर थाउजेंड्स ऑफ गुड्स ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट लिस्ट्स। तो बेसिकली हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और तकरीबन सारी कंट्रीज़ के साथ हम ट्रेड करने लग गए थे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट्स हैं, इससे ये क्लियर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इन 1950-51 वॉज 1250 करोड़। इन 2019-2020 it increased to 55,80,808 करोड़। खुद सोचो कितने गुना बढ़ गया। वॉल्यूम ऑफ फॉरेन ट्रेड इंक्रीज्ड बाय 4,465 टाइम। 4,000 से भी ज़्यादा टाइम्स हमारा फॉरेन ट्रेड बढ़ गया उसका वॉल्यूम। In 1950-51, total imports were 650 crores, which rose to 33,60,954 crore in 2019-2020। और आपका डाटा तो और भी ज़्यादा हो गया होगा। Thus, imports increased more than 5,000 times। 5,000 times से भी ज़्यादा हमारे imports बढ़ गए। Third point, in 1950-51, the value of total exports was 600 crore। तो उस टाइम पे 50-51 में exports 600 करोड़ के आसपास थे, बट इट रोज टू 22,19,854 करोड़ इन 2019-2020। दस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड बाय अबाउट 3,700 टाइम्स। तो इतने ज़्यादा टाइम हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ा है, खुद सोचो। डिस्पाइट वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स आर एक्सपोर्ट्स आर स्टिल लेस देन इंपोर्ट्स। इतना ज़्यादा सरकार ने स्कीम्स चलाई एक्सपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, फिर भी हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। Moreover, in last many years, growth rate of exports was less than growth rate of import। तो जो growth rate of export है वो कम है और जो imports है उसका growth rate काफ़ी ज़्यादा है। In 2018-2019, growth rate of exports in rupee terms was 18% and growth rate of इंपोर्ट्स जो एक्सपोर्ट्स था वो 18% से ग्रो कर रहा था। अगर रुपी टर्म्स में देखें तो जो इंपोर्ट्स थे वो 19.8% से ग्रो कर रहे थे। तो ये क्लियरली शो करता है कि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते, बट इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन 2019-2020 ड्यू टू कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट्स इन रुपी टर्म्स वॉज -3.8%। ग्रोथ रेट जो एक्सपोर्ट्स का था वो माइनस में चला गया और जो इंपोर्ट्स का था वो -6.5% चला गया। बहुत बुरा हाल हो गया था कोविड के टाइम पे। नेक्स्ट आ जाता है वॉल्यूम के बाद कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। इंडिया में फॉरेन ट्रेड का क्या कंपोजिशन है वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग 5 ईयर प्लान्स के अंडर अगर इंडिपेंडेंस के बाद देखें, देयर हैज़ बीन गुड डील ऑफ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो 5 ईयर प्लान्स जैसे जैसे आते रहे तो हमारा जो कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है वो लगातार चेंज होता रहा। अर्लियर इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट ओनली ट्रेडिशनल गुड्स लाइक tea, jute, etc. But now India is also exporting modern goods like software, ready-made garments, etc. तो पहले तो हम सिर्फ ट्रेडिशनल गुड्स ही एक्सपोर्ट करते थे, अब टेक्निकल गुड्स या रेडीमेड गारमेंट, सॉफ्टवेयर्स वगैरह वगैरह वो भी एक्सपोर्ट करते हैं। इन इम्पोर्ट्स ऑल्सो अर्लियर वी वर largely importing finished goods, but now various capital goods and raw material are also imported। तो पहले ज़्यादातर सिर्फ फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे, अब हम कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट करने शुरू हो गए और कई रॉ मटेरियल भी जो है इंपोर्ट करते हैं ताकि हम उसका फिनिश गुड बना के उल्टा बाहर बेच सकें। तो इसको मैंने पॉइंट्स में डिस्कस किया। पहला, चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स के जो कंपोजिशन है वो लगातार चेंज हुई है। आफ्टर 1947 देयर have been significant changes in India's export trade। इंडिया का जो एक्सपोर्ट ट्रेड है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट मोस्टली क्या एक्सपोर्ट करती थी? टी, जूट, टेक्सटाइल्स, आयरन ओर्स और कैश्यू स्पाइसेस एट्सेट्रा, ये चीज़ें एक्सपोर्ट करती थी। बट अब क्या हुआ? नाउ
A large variety of finished goods is being exported like capital goods, मतलब छोटी छोटी मशीनें एक्सपोर्ट हो जाती हैं, इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं, केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, डायमंड्स एक्सपोर्ट होते हैं, प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट होता है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ये सारे एक्सपोर्ट होते हैं। अब थोड़ा डाटा पढ़ लेते हैं। इन 1950-51 कन्वेंशनल एक्सपोर्ट्स from India, namely tea, jute and agricultural products, comprised of 55% of its total exports। तो total exports के जो ये जो ट्रेडिशनल गुड्स हैं जैसे कि टी हो गया, जूट हो गया, स्पाइसेस वगैरह हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गया, इनका जो टोटल हिस्सा था वो 55% था। बट इन 2019-20 देयर शेयर केम डाउन टू 11.2%। मतलब अब हम जो फिनिश गुड्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी शेयर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स which was just 0.06% in 1951 increased to 24.4% in 2019-2020। इसका मतलब ये कि इंडिया ने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को ग्रो किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में भी आई है, ठीक है ना। चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो कैसे कैसे एक्सपोर्ट्स में चेंजेस आए उसको मैं फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। तो पहला पॉइंट आ जाता है डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स। टोटल एक्सपोर्ट्स में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उसका हिस्सेदारी, उसका शेयर गिर गया और इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स का शेयर बढ़ गया। सिंस इंडिपेंडेंस द परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स हैज़ बिन डिक्लाइनिंग। कि जब से आज़ादी हासिल की है तब से जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसमें जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उसका हिस्सा या हिस्सेदारी लगातार गिरती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल इन 1991 द agricultural products contributed 19.41% of total export earning। तो तकरीबन इतने परसेंट 1990-91 में 19.41% एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की हिस्सेदारी थी। इट डिक्लाइन टू 11.2% इन 2019-2020। तो अगर हम 2019 का डाटा देखें, 2019-2020 का डाटा देखें तो ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की जो टोटल हिस्सेदारी है टोटल एक्सपोर्ट्स में वो 11.2% ही रह गई है। द मेन रीज़न फॉर दिस डिक्लाइन इज़ द इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। हमारी खुद की पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि अब हम पहले डोमेस्टिक डिमांड को तो पूरा कर लें तभी बाहर बेचेंगे। हेंस the availability of agricultural products for the exports has considerably declined। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो घर की डिमांड तो पूरी नहीं हो रही। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिक्लाइन इन द परसेंटेज शेयर ऑफ कन्वेंशनल आइटम्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स। जो कन्वेंशनल आइटम्स थी जैसे टी, जूट, फूड ग्रेन्स, मिनरल्स, इनका जो एक्सपोर्ट है लगातार कम होता जा रहा है। At the time of independence, the important commodities in India's foreign exports, India's export basket were jute, tea, food grains, minerals, etc. etc. ये सारी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। Together they contribute more than 41% of the export earnings। तो 41% से ज़्यादा एक्सपोर्ट अर्निंग सिर्फ इन्हीं चीज़ों से आती थी। In 2019-2020 the combined share of these conventional items fell to 13.4%। इनसे अब कमाई हमारी काफ़ी कम हो गई है। The main cause behind this fall is the increase in the domestic demand of food grains and raw materials due to increase in the population and industrialization of the country। अब हमारी कंट्री में डिमांड बहुत ज़्यादा है इसलिए हमारी एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा ये नहीं होती, ठीक है। मोरओवर हम इन कन्वेंशनल आइटम्स को खुद अपनी कंपनी में या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक डिमांड होती है तो जब हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं तो हम अपना खुद फिनिश गुड्स जो फिनिश गुड है वो प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड आ जाता है इंक्रीज इन परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं जो फैक्ट्रीज़ वगैरह इंडस्ट्रीज़ वगैरह बना रही हैं उनके गुड्स की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। Since independence, the percentage share of the manufactured goods in the total exports earnings has increased considerably। काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज हो गई है, ठीक है। इन 1970-71 द परसेंटेज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग वाज 56%, जो 2019-2020 के डाटा के हिसाब से 71.3% हो गई। तो अब हम फिनिश गुड्स या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लग गए हैं पहले से। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड रेडीमेड गारमेंट्स। इनकी इंपॉर्टेंस भी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इंडिया में ये सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ gems and jewelry, engineering goods and ready-made garments has emerged as an important foreign exchange earner in the recent years। तो ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी है या रेडीमेड गारमेंट्स हैं या डायमंड्स वगैरह हैं जो आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो इनकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारे कंट्री में आती है, ठीक है। द एक्सपोर्ट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एंजॉयज सेकेंड प्लेस इन द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अर्निंग्स। तो जेम्स एंड ज्वेलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मार्केट में डिमांड होती है और हमारे पास कारीगर बहुत अच्छे हैं तो हम यहाँ से अच्छे जो डिज़ाइन वगैरह बना के बाहर बेचते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है एक्सपोर्ट ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्यू टू एनहेंस्ड रिफाइनिंग कैपेसिटी इंडिया हैज़ ऑल्सो बीन एक्सपोर्टिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। क्रूड ऑयल बाहर से लेके आती है और जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है उसको रिफाइन करके अलग अलग चीज़ें निकालती है और बाहर बेचती है इंडिया। इन 1990-1991 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वर्थ रुपीज़ 948 करोड़ वर एक्सपोर्टेड, मगर यही डाटा अगर 2019-2020 का देखेंगे, दीज इंक्रीज टू 3,02,097 करोड़। खुद सोचो कितने गुना बढ़ गया। तो हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। इट इज़ एन एविडेंस ऑफ द फैक्ट दैट पेट्रोलियम इंडस्ट्री हैज़ बीन डेवलपिंग, लगातार डेवलप कर रही है हमारे कंट्री में। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंसिक्वेंट अपॉन द प्रोग्राम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इनिशिएटेड ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड, एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स रोज सब्सटेंशली। तो जो जैसे जैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फैली जो प्लान्स के पीरियड के अंदर, वैसे वैसे जैसे जैसे इंडस्ट्रीज फैलेंगी वैसे वैसे इंजीनियरिंग गुड्स बनाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट भी होने शुरू हो गए। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ exports of handicrafts and leather products also increase considerably। तो leather products और handicrafts की भी export काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। In 1990-91 the value of exports of engineering goods, handicrafts and leather products was 948 करोड़ उस टाइम पे, ठीक है, और 6167 करोड़ एंड 2600 करोड़ रिस्पेक्टिवली। बट अगर यही डाटा हम 2019-2020 का देखें, द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज आइटम्स कितनी बढ़ गई? 5,40,960 करोड़, 22,319 करोड़ एंड 32,971 करोड़ रिस्पेक्टिवली। खुद सोचो 1990 से लेकर अब तक कितने टाइम्स हो चुका है ये एक्सपोर्ट। द एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंजॉय द फर्स्ट प्लेस इन द टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अर्निंग्स ऑफ द कंट्री। छोटी छोटी मशीनें, छोटी छोटी इंजीनियरिंग गुड्स बना बना के हम बाहर बेचते हैं। इससे हम पता लगता है कि हमारे कंट्री में जो इंजीनियरिंग गुड्स बनाने की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप कर रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज एक्सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विसेज। तो हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर काफ़ी मजबूत होता जा रहा है और काफ़ी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट करते हैं। इन 2019-2020 द शेयर ऑफ सर्विसेज इन टोटल एक्सपोर्ट्स वाज 40%। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर rising by 8.4% per annum during last 10 years। लास्ट 10 years में देखें तो जो सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके बढ़ने की स्पीड ऑन एन एवरेज ऑफ 8.4% है। समझ के बाद अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन शॉर्ट there is increasing trend in the exports of manufacturing goods and decline in the trend in the export of raw materials। तो raw materials का जो ट्रेड है वो एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होता जा रहा है और engineering goods या manufactured goods का जो ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है। दिस इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडियन इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि एग्रीकल्चर का ट्रेड कम होता जाए और मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ता जाए। तो इससे ये पता लगता है कि हमारी इकॉनमी अब एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी नहीं है और इंडस्ट्रियल इकॉनमी बनती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें कंपोजिशन ऑफ चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इम्पोर्ट्स। तो पहले मैंने एक्सपोर्ट्स की बात की थी, अब मैं इम्पोर्ट्स की बात करूंगा, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कंपोजिशन ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट ट्रेड वाज अंडरगोन मैनी चेंजेस। तो इम्पोर्ट्स लगातार चेंज हो गए हैं। आज़ादी से पहले कुछ और चीज़ें इंपोर्ट कराते थे, फिनिश गुड्स, और अब ज़्यादातर चीज़ें जो यहाँ नहीं है सिर्फ वो इंपोर्ट कराते हैं, ज़्यादातर चीज़ें हम घर में बना लेते हैं। बाय 1975 imports of food grains, cotton, jute, etc. increased much, ठीक है। But import of petroleum chemical fertilizers, steel, iron and non-ferrous metals या फिर इसमें industrial raw materials, machinery, capital goods, edible oils, uncut प्रेसियस जो मेटल्स हैं या स्टोन्स जो हैं वो बाहर से आते थे, हैव इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो गई हैं, बाहर से ये चीज़ें आनी शुरू हो गई, इनमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा है, ठीक है। चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ जो प्रेशियस मेटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। गुजरात में इनकी काफ़ी वेल बेस्ड फैक्ट्रीज भी होती हैं, ठीक है। चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ इंडियाज़ इम्पोर्ट्स कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आ जाता है डिक्लाइन इन द इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। अब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बाहर से नहीं मंगाते, विद इन द कंट्री ही काफ़ी बना लेते हैं, ठीक है। द इम्पोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फेल कंसिडरेबली। ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंक्लूड्स फूड ग्रेन्स, एडिबल ऑयल्स, रॉ कॉटन, रॉ जूट,
cashew nuts, etc. In 1990-91, the share of agricultural products in the total imports was 15.4%, which came down to 3.5% in 2019-2020. सिंपल वर्ड्स में ये बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का अब हम इंपोर्ट कम करते हैं क्योंकि विद इन द कंट्री काफ़ी बन जाता है. नेक्स्ट आ जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंजॉय फर्स्ट प्लेस इन इंपोर्ट्स. इंपोर्ट्स में हम पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं. देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल राइज इन द इंपोर्ट एक्सपेंडिचर ऑन petroleum products. For example, in 1990-91, the import bill amounted to 10,816 crore, but in 2019-2020 it rose to 9,25,168 crore. तो इससे पता लगता है कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब क्रूड ऑयल बेसिकली. There are two reasons for this increasing trend. Firstly, increase in the price of crude oil, and secondly, increase in the demand for petroleum products for expanding industrial and transport sector. तो लगातार हमारी जो पेट्रोलियम या फ्यूल की डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए भी हम बहुत ज़्यादा बाहर से क्रूड ऑयल लेके आ रहे हैं और क्रूड ऑयल का प्राइसेस भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमारा इंपोर्ट बिल भी महंगा होता जा रहा है, मतलब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं. थर्ड आ जाता है इंक्रीज़ इन द इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स. मशीनें वगैरह बाहर से काफ़ी मंगानी शुरू कर दी हमने ताकि हम अपनी खुद की फैक्ट्रीज यहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकें. Consequent upon the program of industrialization initiated during the planning period, import of machines, electrical equipments, metals, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा इंक्रीज कंसिडरेबली. तो ये जो कैपिटल गुड्स हैं इनका जो इंपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है. फॉर एग्जांपल इन 2019-2020 द एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्रीज्ड to 4,85,797 करोड़ फ्रॉम रुपीज़ 10,466 करोड़ जो कि 1990-91 में था. तो खुद सोचो कहाँ 10,000 करोड़ के आसपास था, कहाँ 4 लाख 5 लाख करोड़ के आसपास पहुँच गया. ठीक है. However, in percentage terms, the share of capital goods in total imports declined. वैसे देखा जाए ओवरऑल टोटल इंपोर्ट्स के अंदर जो शेयर है कैपिटल गुड्स का वो लगातार गिरता जा रहा है. इन 1990-91 its share was 24.2% which declined to 13.7% in 2019-2020. तो लगातार गिरा है, कोई बड़ा नहीं है, मगर पैसे की टर्म्स में तो बढ़ता ही जा रहा है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इन इंटरमीडिएट गुड्स. अब हम बाहर से काफ़ी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करवाते हैं, उनका कुछ ना कुछ बनाते हैं और फिर बाहर बेच देते हैं. ठीक है. बजाय इसके कि हमारे लोग बाहर से ख़रीदें, तो यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी खुल गई हुई हैं. देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. कैसे? इन 1990-91 expenditure on imports of raw material and intermediate goods was 75.8% of the total expenditure on imports. Imports पे जितना खर्चा होता था उसमें raw material का जो परसेंटेज था वो 75.8% था, जो अब बढ़ के 2019-2020 के डाटा के हिसाब से 82.8% हो गया है. तो इससे पता लगता है कि अब हमने रॉ मटेरियल एंड इंटरमीडिएट गुड्स का इंपोर्ट काफ़ी शुरू कर दिया. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन द इंपोर्ट्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर्स भी मंगवाते हैं हम. इंपोर्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम रुपीज़ 1,766 करोड़ इन 1990-91 to 52,817 करोड़ इन 2019-2020. तो ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है इसका भी इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है. दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी. तो एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ रही है और फर्टिलाइजर्स के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में. तो बाहर से जो ज़्यादा आएगा तो पैसे तो ज़्यादा ही देने पड़ेंगे ना. In short, conclude करते हैं, the imports of food grains have declined sharply. On the other hand, the share of raw materials, petroleum and capital goods has increased considerably. तो एग्रीकल्चर गुड्स या फूड ग्रेन्स का इंपोर्ट अब हम कम करते हैं और जो फिनिश गुड्स है मैन्युफैक्चर्ड या बाहर से जो रॉ मटेरियल वगैरह आ रहा है, क्रूड ऑयल वगैरह, इनका हमने इंपोर्ट करना काफ़ी ज़्यादा शुरू कर दिया है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड. किन किन कंट्रीज़ को ट्रेड जा रहा है. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द कंट्रीज विद विच आर कंट्री ट्रेड्स. तो किस किस कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल होगी. ठीक है. द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया टेक्स प्लेस मेनली विद द कंट्रीज ऑफ OECD. जो OECD कंट्रीज हैं दैट इज़ यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ओपेक कंट्रीज लाइक इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड
डेवलपिंग कंट्रीज तकरीबन सबके साथ इंडिया ट्रेड कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग हेडिंग्स। तो सबसे पहले चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड के डायरेक्शन में चेंज आना। डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ अंडरगोन अ सब्सटेंशियल चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड देन आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एक तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हम ब्रिटिशर्स और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के साथ काफ़ी ट्रेड कर रहे थे, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस हमने हासिल की वैसे ही हमारा जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो गया। दूसरा, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, टूटा, तब भी हमारा जो ट्रेड है थोड़ा उथल पुथल हो गया। ठीक है, इट कैन बी डिस्कस्ड एज अंडर। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ओईसीडी कंट्रीज़ के साथ हमारा कैसा ट्रेड रहा? इट इंक्लूड्स कंट्रीज़ ऑफ यूरोपियन यूनियन विच इंक्लूड्स जर्मनी, इटली, फ्रांस, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, आइसलैंड, आइसलैंड नहीं, गलत बोल गया मैं, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क एट्सेट्रा। और दूसरा नॉर्थ अमेरिकन जो है कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा। और तीसरा ओशियानिया कंट्रीज़, मेरे मुंह से प्रोनाउंसिएशन एकदम से गायब हो गई, जैसे ओशियानिक कंट्रीज़ जैसे कि न्यूजीलैंड है या ऑस्ट्रेलिया है, जापान है एट्सेट्रा जिनके आसपास ओशियन है। तो इट इन द लास्ट 39 ईयर्स exports to these countries declined in the last 39 years। लास्ट के 39 to 40 ईयर्स देखें तो इन कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 46.6% टू 39.6% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। तो इन कंट्रीज़ का जो शेयर है हमारा, लगातार जो एक्सपोर्ट का जो शेयर है वो गिरता जा रहा है। ठीक है, हमने इनके साथ जो एक्सपोर्ट्स किए हैं वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं। इन द सेम पीरियड imports also declined from 45.7% to 28.2% ऑफ द टोटल imports। तो imports भी डिक्लाइन हुए हैं। ज़्यादातर हमारा ट्रेड अब चाइना और अरब कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा होता है, अमेरिका के साथ भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आ जाता है ओपेक कंट्रीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। शेयर ऑफ ओपेक, दैट इज़ सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एट्सेट्रा इन आर एक्सपोर्ट ट्रेड इज़ इन 1980-81 वॉज 11.1%। तो 1980-81 में जो ये हमारा जो ट्रेड का जो शेयर था वो 11.1% था, विच इंक्रीज्ड इन 2019-2020 टू 15.4%। शेयर ऑफ दीज कंट्रीज इन आर इम्पोर्ट ट्रेड इंक्रीज्ड फ्रॉम 16.3% in 1990-91 to 26.1% in 2019-2020। तो ये दिखाता है कि ओपेक कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम क्रूड ऑयल काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इनसे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप के साथ हमारा क्या शेयर है? शेयर ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक दैट इज़ रशिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया एट्सेट्रा इन आर फॉरेन ट्रेड has gone down considerably। इनके साथ ट्रेड काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। In 1980-81 their share in our exports was 22.1%, which came down in 2019-2020 to just 1.4%। तो काफ़ी कम हो गया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड। Similarly, in imports, it declined from 10.3% to just 2.5%। After the disintegration of USSR, foreign trade with these countries has shrunk very much। तो फॉरेन ट्रेड इन कंट्रीज़ के साथ काफ़ी गिर गया है जब से जो यूएसएसआर है वो ब्रेक डाउन हुआ है उसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड विद डेवलपिंग कंट्रीज़ हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज। लगातार डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ ट्रेड हमारा बढ़ता जा रहा है। इन 1980-81 शेयर ऑफ दीज कंट्रीज़ इन आर एक्सपोर्ट्स वॉज 19.2%, विच इन 2019-2020 रोज टू 43.6%, बढ़ गया। तो लगातार बढ़ रहा है। लाइकवाइज देयर शेयर ऑफ इम्पोर्ट्स रोज फ्रॉम 15.6% टू 43.2%। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनसे हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इट मेनली इंक्लूड्स ट्रेड विद द एशियन कंट्रीज़, ज़्यादातर इसमें एशियन कंट्रीज़ आ जाती हैं। इन 2019-2020 चाइना emerged as the third major export destination for India after USA and UAE, and it has become the largest source of imports for India। अब इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करती है चाइना से, चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस हमारी हो गई है। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं। इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स developing countries occupy the first and OECD nations have the second place। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड है और OECD कंट्रीज़ के साथ हम सेकंड प्लेस में हैं ट्रेड में। इन इंडियाज़ इम्पोर्ट ट्रेड ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज़
ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस एंड OECD कंट्रीज़ जो है सेकंड प्लेस में है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों का देखा जाए तो OECD कंट्रीज़ सेकंड प्लेस पे आ जाती है और जो एशियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये तो था इंपोर्ट्स। अब आ जाता है चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रही हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेन चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर एज फॉलोज। बिफोर इंडिपेंडेंस मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया वेंट टू इंग्लैंड। ज़्यादातर ट्रेड या एक्सपोर्ट इंडिया इंग्लैंड से करता था, ठीक है। इन 1950-51 इंग्लैंड शेयर इन द इंडियन एक्सपोर्ट्स वॉज 27%। इट वॉज रिड्यूस्ड इन 2019-2020 टू जस्ट 2.8%, क्योंकि हम आज़ाद हो गए, हम फ्री हैं, हम अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। तो पहले तो इंग्लैंड के साथ हमारा काफ़ी ट्रेड होता था, वो लगातार गिरते गिरते 2.8% पे पहुंच गया है। In 1980-81, share of USA in India's export trade was 11.1%। तो 80-81 में जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट होता था USA को, वो सिर्फ 11.1% था। नाउ इट इज़ 16.9%। दस एक्सपोर्ट्स टू USA हैव बीन राइजिंग। जो USA उस पर हमारे एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही हैं। इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स टू यूरोपियन कंट्रीज़, EU यूरोपियन यूनियन, EU कंट्रीज़ इसको कह देते हैं, आर राइजिंग। कैसे? दीज इंक्लूड्स इंग्लैंड, जर्मनी, बेल्जियम। तो इंग्लैंड के साथ तो ओवरऑल कम होता जा रहा है, मगर जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड एटसेट्रा, डेनमार्क एटसेट्रा, इनके साथ बढ़ता जा रहा है। इन 2019-2020 देयर शेयर ऑफ आर एक्सपोर्ट्स वॉज 17.2%। तो ओवरऑल इंग्लैंड से कम हुआ है, बट बाकी यूरोपियन कंट्री से थोड़ा बढ़ गया है। इन 2019-2020 द शेयर ऑफ ओपेक in our total exports trade was 15.4%। तो ओपेक कंट्रीज़ के साथ भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 15.4% था अकॉर्डिंग टू 2019-2020 के डाटा के हिसाब से। इन 1980-81 द शेयर ऑफ USSR इन आर एक्सपोर्ट ट्रेड वाज जस्ट 18.3%, बट 2019-2020 में ये फेल टू 1%। तो USSR जो था, जो कंबाइंड था, जब से USSR टूटा हमारा उन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड काफ़ी कम हो गया। बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR इंडियाज़ ट्रेड विद रशिया हैज़ डिक्रीज्ड। तो लगातार गिर गया रशिया के साथ हमारा ट्रेड। ऑल्दो हमने जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया और रशियन ऑयल को बैन कर दिया गया, तो हमने रशिया से बहुत सस्ता तेल लिया, मगर अपने लोगों को अच्छे रेट पे बेचा, ठीक है। रोल ऑफ जापान इन आर एक्सपोर्ट ट्रेड इज़ रिड्यूसिंग। जापान का भी रोल, जो एक्सपोर्ट्स ट्रेड है जो इंडिया से जाते हैं, वहाँ रिड्यूस होता जा रहा है। इन 1950-51 जापान शेयर इन आर एक्सपोर्ट ट्रेड वाज 2.2% एंड इन ईयर 2019-2020 ये गिर के 1.4% ही रह गया था। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया हैज़ बीन इंक्रीजिंग increasingly exporting to many developing countries like China, Kenya, Ethiopia, Nigeria, Argentina, etc. तो इनको ज़्यादातर हमारे एक्सपोर्ट जा रहे हैं। Exports to developing countries have been rising constantly and in 2019-2020 this share was 43.6%। तो हमारा जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 43.6% एक्सपोर्ट ही हो रहा है, ठीक है। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज़ एक्सपोर्ट टू चाइना इज़ राइजिंग। लगातार चाइना से हम एक्सपोर्ट बढ़ाते जा रहे हैं। इन ईयर 2019-2020 5.3% ऑफ द इंडियाज़ एक्सपोर्ट वर टू चाइना। तो इतना एक्सपोर्ट हम चाइना के साथ कर रहे थे। इन 2019-2020 टॉप 5 कंट्रीज़ टू हुम इंडिया एक्सपोर्टेड वर USA, UAE, चाइना, हांगकॉन्ग एंड सिंगापुर। ये 5 कंट्रीज़ पे हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है मटीरियल, ठीक है। अब आ जाता है चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स के डायरेक्शंस में क्या क्या चेंजेस आए हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा डायरेक्शन ऑफ इम्पोर्ट्स इन इंडिया हैज़ ऑल्सो अंडरगोन अ चेंज। काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं? बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स इन इंडिया यूज टू कम फ्रॉम इंग्लैंड। पहले तो इंग्लैंड से आते थे। इन 1950-51 शेयर ऑफ इंग्लैंड इन इम्पोर्ट ट्रेड वॉज 18.5%, जो कि अब रिड्यूस होके सिर्फ 1.4% ही रह गया है। तो इससे पता लगता है कि हम पहले इंग्लैंड से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, जो कि अब बहुत कम रह गया है। इन 1950-51 इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम USA वर द मैक्सिमम। USA से हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करवा रहे थे। इट्स शेयर इन टोटल इम्पोर्ट्स वॉज 18.8%, जो कि 2019-2020 के डाटा के हिसाब से 7.5% ही रह गया है। समझ गए बात? नेक्स्ट आ जाता है इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़, EU कंट्रीज़, दैट इज़ UK, जर्मनी। अब तो यूरोपियन यूनियन में UK नहीं रहा, ठीक है। तो मैं पुराने डाटा के हिसाब से बात कर रहा था। और फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क आर राइजिंग। तो इनसे अगर हम इंपोर्ट देखें तो ओवरऑल इंपोर्ट इनसे पहले से बढ़ा है, ठीक है। UK से कम हुआ है। अब UK ने एग्जिट भी कर दिया यूरोपियन यूनियन को। इन
2019-2020 शेयर ऑफ दीज कंट्रीज इन टोटल इम्पोर्ट्स वॉज 10.9%। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स कम्स इनटू इंडिया फ्रॉम ओपेक कंट्रीज। सऊदी अरेबिया, जो कि है सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत एटसेट्रा, क्योंकि हमें क्रूड ऑयल मंगाना होता है बाहर से। इन 2019-2020 शेयर ऑफ दीज कंट्रीज इन द टोटल इम्पोर्ट्स वाज 26.1%, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है और ऑयल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इम्पोर्ट्स फ्रॉम दीज कंट्रीज हैव फॉलन वेरी मच। इम्पोर्ट ट्रेड with Russia has been reduced to just 1.5%। तो अब रशिया से वो ट्रेड नहीं होता जो पहले होता था। ठीक है, काफ़ी कम हो गया है। इंडियाज़ इम्पोर्ट्स फ्रॉम जापान हैव रिमेन्ड ऑलमोस्ट द सेम इन परसेंटेज टर्म्स। जापान के साथ इम्पोर्ट्स उतने के उतने ही हैं। इन 1950-51 शेयर ऑफ जापान इन आर इम्पोर्ट ट्रेड वॉज 2.9% और 2019-2020 में भी 2.6% के आसपास ही है, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड विद डेवलपिंग कंट्रीज़ हैज़ बीन ऑन द राइज। डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ हमारा इम्पोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है और एक्सपोर्ट भी अच्छा चल रहा है। In 2019-2020, share of these countries in India's import trade has increased to 43.2%। तो हम 43.2% तकरीबन बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ। इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड इन विद चाइना इज़ इंक्रीजिंग एट अ फास्टर रेट। तो चाइना से तो भाई हद ही कर दी हमने, बाहर से इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। इन ईयर 2019-2020 13.7% ऑफ द इंडियाज़ इंपोर्ट्स जो है वो चाइना से आते थे और लेटेस्ट डाटा के हिसाब से तो इससे भी ऊपर चले गए। इन 2019-2020 टॉप 5 कंट्रीज़ फ्रॉम वेयर इंडिया इम्पोर्टेड मोस्ट वर चाइना, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इराक। इन सारी जगहों से इंडिया ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें मैंने बताया डिटेल में कि 1947 से पहले इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या था, 47 के बाद क्या था, इसमें कंपोजिशन भी मैंने डिस्कस की और डायरेक्शन भी डिस्कस की, वॉल्यूम भी डिस्कस किया, सब कुछ डिस्कस किया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन एक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा मेन फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड क्या है, और इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।